नमस्कार दोस्तों। जन्म की जमीन कहीं न कहीं रिश्तों से जुड़ी होती है। हम जिस समाज और रिश्ते नातों के बीच रहते हैं, उसकी कुछ मर्यादा और सीमा होती है, जो कि हम सब जानते हैं। और जब हम इस मर्यादा और सीमा को पार करते हैं, तो शुरुआत होती है एक जुर्म या क्राइम की। यहाँ मैं रिश्तों के बारे में इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि आज की जो कहानी है उसमें भी क्राइम रिश्तों की ही सीढ़ियाँ चढ़कर अपनी सीमा लांघ कर जुर्म बन जाता है। सो दोस्तों, इससे पहले कि हम केस की डिटेल्स पर चलें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर प्रेस कर लें। दोस्तों, आज की कहानी दिल्ली के कड़कड़डुमा इलाके की है, लेकिन इसके जुर्म को अंजाम राजस्थान के अलवर में दिया गया था, जो थाना ततारपुर के अंतर्गत आता है। 14 मार्च 2021 को अलवर में सुबह सवेरे कुछ लोग जॉगिंग के लिए निकलते हैं। नॉर्मली लोग मॉर्निंग में वॉक करने जाते हैं। उन्हें सड़क के किनारे बंधा हुआ एक बोरा मिलता है, जिसे देखने से ऐसा लग रहा था कि जैसे उस बोरे के अंदर कोई इंसान है। फिर वहाँ के लोकल लोगों ने ततारपुर पुलिस स्टेशन में कॉल किया और पुलिस घटना स्थल पर पहुंच गई। बोरी को जब पुलिस ने खोल कर देखा तो उसमें से एक 27 से 30 साल की लड़की की लाश बरामद होती है। लाश देखते ही उस एरिया को सील कर दिया पुलिस ने, और लड़की के शरीर पर और चेहरे पर कोई भी घाव या किसी तरह का कोई निशान नहीं था। पुलिस शव को कब्जे में लेकर आसपास की जगह का अच्छी तरह से मुआयना करती है, लेकिन ऐसा कोई सुराग या सबूत पुलिस के हाथ नहीं लगता जिससे लड़की की पहचान की जा सके। जो डेड बॉडी मिली थी उसके पास कोई भी डॉक्यूमेंट्स या कोई भी इस तरह की आइडेंटिफाई करने की चीज नहीं थी। फिर पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ करनी शुरू की, लेकिन कुछ भी पता नहीं चल सका उस लड़की के बारे में कि यह शव किसका था और वह लड़की कौन थी। पुलिस ने शव की फोटो खींच ली, अपने पास रख लिया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अब आती है पोस्टमार्टम रिपोर्ट की बारी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि लड़की की उम्र 28 साल है और गला घोंट कर उसकी हत्या की गई है। हत्या एक दिन पहले यानी कि 14 मार्च से पहले 13 मार्च की रात को की गई है। यह पोस्टमार्टम की रिपोर्ट बताती है। पुलिस जांच में लगी थी और इतना अंदाजा नहीं लगा चुकी थी पुलिस की लड़की यहाँ की लोकल नहीं है। जरूर किसी ने इसको यहाँ लाकर इसकी हत्या की है या फिर बॉडी को मारने के बाद यहाँ पर डंप कर दिया है। पुलिस ने अलवर शहर के होटल वालों से बात करनी शुरू की। एक होटल वाला बताता है कि लड़की कल यानी कि 13 मार्च को एक कार में थी, लेकिन कार राजस्थान की नहीं थी, बल्कि उस गाड़ी पर दिल्ली का नंबर था। वह होटल वाला यह भी बताता है कि मुझे उस कार का नंबर तो नहीं याद है, लेकिन उन लोगों ने मेरे यहाँ खाना खाया था, इसलिए मुझे यह बात याद रह गई। अब पुलिस को एक छोटी सी ही सही लेकिन उम्मीद की एक किरण नजर आई थी। पुलिस ने टोल नाके के सीसीटीवी को खंगालना शुरू किया। चूंकि दिल्ली और अलवर में ज्यादा दूरी नहीं है, तो लोग अक्सर अपनी कार से ही ट्रेवल करना प्रेफर करते हैं। पुलिस ने स्पेसिफिकली दिल्ली से अलवर की तरफ जाने वाली गाड़ियों को टारगेट करना शुरू किया। पुलिस को 13 से 14 मार्च की सुबह तक के लिए 5 कार की फुटेज मिली, जो कि दिल्ली से अलवर की तरफ गई थी। पुलिस ने उन 5 कार के एड्रेस और नंबर लिए और 5 कार के जो नंबर लिए थे उन मोबाइल नंबर्स पर कॉल किया और वेरीफाई किया। 4 नंबर से वेरिफिकेशन क्लियर हो गया, लेकिन जो आखिरी नंबर बचा था वह दिल्ली के कड़कड़डुमा का था और किसी सुनैना के नाम पर वह कार रजिस्टर्ड थी। पुलिस ने जब उस नंबर पर कॉल किया तो वहां से कॉल किसी कपिल गुप्ता ने उठाया, और जब पुलिस ने पूछा कि सुनैना कौन है तो कपिल ने बताया कि वह मेरी पत्नी है। इसके बाद पुलिस ने 13 से 14 के बीच कार को अलवर में होने की बात जब कपिल से पूछी तो कपिल एकदम से घबरा गया और पुलिस को कुछ भी ठीक से जवाब नहीं दे पाया, और यहाँ पर पुलिस को कपिल पर डाउट हो जाता है। फिर ततारपुर पुलिस ने दिल्ली के कड़कड़डुमा पुलिस स्टेशन में कॉल किया और इंक्वायरी करने पर पता चला कि प्रियंका नाम की लड़की की मिसिंग रिपोर्ट 13 मार्च से कड़कड़डुमा पुलिस स्टेशन में दर्ज है। राजस्थान पुलिस सारे सबूत और डेड बॉडी जो उनके पास पोस्टमार्टम की रिपोर्ट वगैरह थी उसको अपने साथ लेती है और डेड बॉडी को अपने साथ लेती है और दिल्ली पहुंचती है। अब फिर से जांच शुरू होती है। इस कहानी में यहाँ से ट्विस्ट आना शुरू हो जाता है। पुलिस ने सबसे पहले प्रियंका की मां रेखा और पिता पंकज से पूछताछ की। पता चला कि प्रियंका ट्यूशन पढ़ाती थी और 13 मार्च की शाम को 4 बजे वह अपनी मां से बैंक जाने का कहकर घर से बाहर निकली थी, लेकिन वह वापस नहीं आई। फिर उसके बाद प्रियंका की मां रेखा ने आगे बताया कि प्रियंका आसपास के करीब 10 बच्चे थे जिनको वह ट्यूशन देती थी और वह ट्यूशन सबके घर जाकर पढ़ाती थी। पुलिस ने ट्यूशन पढ़ने वाले बच्चों के जो पेरेंट्स थे उनसे बात करना सही समझा
और उनसे बात करनी शुरू की। एक एक पेरेंट्स से पुलिस ने बात की। मोस्टली जो पेरेंट्स थे उनकी सारी बातें, सारे बयान एक दूसरे से मैच कर रहे थे, सिर्फ एक बात को छोड़कर, जिसको सुनकर एक्चुअली पुलिस भी बहुत हैरान थी। सबने पुलिस को यह बताया कि प्रियंका पढ़ाती तो बहुत अच्छा थी, मिलनसार थी, बहुत अच्छे स्वभाव की थी, लेकिन उसकी लाइफस्टाइल बहुत ज्यादा लैवियश यानी कि महंगी थी। उसके कपड़े, जूते, वॉचेस, मोबाइल फोन, सब कुछ बहुत ही ज्यादा महंगे होते हैं, जबकि उसके पिता की जो आमदनी थी वह प्रियंका की ऐसी लाइफस्टाइल को अफोर्ड नहीं कर सकते थे, प्रियंका को कभी भी ऐसी लाइफस्टाइल नहीं दे सकते थे। इसी पूछताछ के दौरान कुछ पेरेंट्स ने यह भी बताया कि हफ्ते में एक बार प्रियंका स्किन डॉक्टर के यहाँ भी जाती थी। हालांकि वो बहुत खूबसूरत थी, उसको जरूरत नहीं थी स्किन की, कोई प्रॉब्लम नहीं थी उसको, लेकिन वो महीने में एक बार स्किन डॉक्टर के पास जाती थी और कम से कम अपनी स्किन पर वह दवाइयों के लिए 20,000 रुपए खर्च करती थी, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट है एक ट्यूटर के लिए। इतना ज्यादा पैसा प्रियंका के पास कहाँ से आता था? इस बात से पुलिस बहुत हैरान थी। हालांकि वो ऑलरेडी बहुत खूबसूरत थी, लेकिन फिर भी इतने पैसे वो कहाँ से खर्च करती थी और ऐसी लाइफस्टाइल के लिए उसके पास इतने पैसे कहाँ से आते थे? पुलिस के लिए ये बहुत बड़ा सवाल था। अब पुलिस को जब पूरा टीम नहीं मिला तो पुलिस ने जिन बच्चों को प्रियंका पढ़ा रही थी उनमें सबसे आखिरी में एक बच्चे के पेरेंट्स से पुलिस नहीं मिल पाई होती है, तो उस पेरेंट्स से मिलने के लिए पुलिस जाती है। जब पुलिस उस पेरेंट्स के घर पहुंचती है तो वहां पर जिस पेरेंट्स से मुलाकात होती है पुलिस की, उस पेरेंट्स में पिता का नाम कपिल गुप्ता होता है। पुलिस को तुरंत शक हो जाता है कि शायद इसी कपिल गुप्ता से बात हुई थी। पुलिस ने पूछताछ की तो कपिल गुप्ता ने बताया कि जी हाँ, मुझसे ही आपकी बात हुई थी और सुनैना ही मेरी पत्नी है। पुलिस ने सुनैना और कपिल गुप्ता दोनों से बातचीत की, लेकिन दोनों ने ही पुलिस की बात का सही तरह से कुछ भी जवाब नहीं दिया। पुलिस को शक बढ़ गया। पुलिस ने जब थोड़ी सख्ती दिखाई तो प्रियंका के माता पिता कपिल और सुनैना के बचाव में आ जाते हैं और कहते हैं कि यह लोग अपने घर के जैसे हैं। कपिल और सुनैना कभी भी प्रियंका के साथ कुछ गलत नहीं कर सकते, लेकिन पुलिस तो पुलिस थी, उन्हें अगर शक हो चुका था तो इस बारे में वेरीफाई जरूर करते। वो पुलिस ने कपिल को उठाया और थाने ले गई और जब थोड़ा सा सख्ती से खातिरदारी की गई तो कपिल गुप्ता ने सारे राज उगल दिए। और कपिल गुप्ता ने जो कहानी पुलिस को सुनाई वह कुछ इस तरह की थी। अपनी पत्नी सुनैना और 2 बच्चों के साथ दिल्ली के करकरडुमा इलाके में रहता था। कपिल एक बड़ा बिजनेसमैन था और उसके पास काफी पैसा था। हालांकि प्रियंका पड़ोस में रहती थी और वह ट्यूशन पढ़ाती थी। सुनैना को जब इस बात की जानकारी हुई तो उसने अपने भी बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने के लिए प्रियंका को ऑफर किया। प्रियंका ने उसका ऑफर मान लिया और वह उसके घर भी जाकर उसके बच्चों को पढ़ाने लगी। प्रियंका ट्यूशन पढ़ाने के लिए सुनैना के घर डेली जाती थी, उसका रोज का आना जाना था। लेकिन सुनैना अक्सर अपने घर पर अवेलेबल नहीं होती थी, क्योंकि वो काम के सिलसिले में या तो कहीं बाहर रहती थी या कोई पार्टी होती थी तो अक्सर बाहर रहती थी। प्रियंका घर में मौजूद होती थी। इसी तरह से कपिल भी घर में अक्सर आता जाता रहता था, क्योंकि उसका बिजनेस था तो उसको जब भी फुर्सत मिलती या जरूरत होती तो वो घर आ जाता था। इस तरह से कुछ ही वक्त निकला था कि प्रियंका और कपिल एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और वह एक दूसरे को प्यार करने लग जाते हैं। प्रियंका और कपिल का रिश्ता धीरे धीरे चलने लग जाता है, लेकिन सुनैना को बिल्कुल भी इस बात का शक नहीं होता है। वक्त निकलता रहता है। कपिल प्रियंका पर खूब पैसे खर्च करता था। वह बिजनेसमैन तो था ही, पैसे की कोई कमी नहीं थी उसके पास। कपिल अब तक लगभग प्रियंका पर 40 लाख रुपए तक का खर्चा कर चुका था। लेकिन यहाँ पर एक बात बहुत अजीब थी। अगर प्रियंका इतने महंगे कपड़े, जूते, फोन और इतनी अच्छी लाइफस्टाइल जी रही थी तो प्रियंका की माँ और पिता को शक क्यों नहीं हुआ? उन्होंने इस बारे में अपनी बेटी से कोई बात क्यों नहीं पूछी? कपिल अक्सर प्रियंका के घर भी आया जाया करता था। कोई भी फेस्टिवल या फंक्शन हो तो कपिल की पूरी फैमिली प्रियंका के घर जाती थी और प्रियंका के माता पिता भी कपिल के घर आते जाते थे। लेकिन किसी को भी कपिल और प्रियंका पर शक नहीं हुआ। इसी तरह सब कुछ ठीक चल रहा था कि अचानक 2021 में शुरुआत से ही प्रियंका कपिल से शादी करने की जिद करने लगती है। कपिल शादी करने से मना कर देता है क्योंकि वो ऑलरेडी शादीशुदा होता है और उसके 2 बच्चे होते हैं। थोड़ा और वक्त निकल जाने के बाद प्रियंका कहती है कि सुनैना को रास्ते से हटा दो और मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हारे बच्चों को संभाल लूंगी। और प्रियंका को फिर लगने लगता है कि कपिल मुझसे शादी नहीं करेगा। फिर उसने कपिल से कहा कि मुझे 50 लाख रुपए दे दो या तो मुझसे शादी करो। अगर इन दोनों बातों में से मेरी एक बात नहीं मानी तुमने तो मैं मेरे और तुम्हारे रिश्ते का सच सबको बता दूंगी।
अब यह बात सुन के कपिल परेशान हो गया और परेशानी में उसने यह सारी बात अपनी पत्नी सुनैना को बता दी। यानी कि अपने और प्रियंका के रिश्ते का सच उसने खुद से अपनी पत्नी सुनैना को बता दिया। दोस्तों, अब यहाँ से कहानी में सुनैना की एंट्री होती है। पहले तो सुनैना कपिल पर खूब भड़की, लेकिन फिर थोड़ा सोचने समझने के बाद सुनैना ने कपिल से कहा कि अगर हम पैसे दे भी देंगे तब भी वह दोबारा पैसे की डिमांड कर सकती है, तो इससे अच्छा यह होगा कि प्रियंका को ही रास्ते से हटा देते हैं। चूंकि सुनैना और कपिल प्रोफेशनल किलर तो थे नहीं, इसलिए उन्होंने अपने घर के 2 नौकर माली और ड्राइवर को इस साजिश का हिस्सा बनाया। उनको पैसे का लालच देकर उनसे यह काम करने के लिए कहा। फिर 13 अप्रैल की शाम को 4 बजे कपिल ने प्रियंका को किसी बहाने से मिलने के लिए बुलाया। प्रियंका घर पर ही थी और अपनी माँ से यह कहकर निकली कि मैं बैंक जा रही, और कपिल के साथ उसके कार में बैठकर चल देती है। जिस कार में प्रियंका और कपिल होते हैं, उसी कार में कपिल के दोनों नौकर भी पहले से पिछली सीट पर बैठे होते हैं। प्रियंका ने कपिल से दोनों नौकरों के बारे में पूछा तो कपिल ने कहा कि राजस्थान से कुछ सामान लेना है, इसलिए इनको साथ ले चल रहा हूँ। कार दिल्ली से निकलती है और राजस्थान के अलवर में पहुँचती है। अलवर पहुँचने में काफी लेट हो गया था, तो चारों ने पहले एक रेस्टोरेंट में खाना खाया। यह वही रेस्टोरेंट था जिसके मालिक ने अलवर पुलिस को पहला क्लू दिया था। खाना खाने के बाद वहाँ से निकल गए। चूँकि बिजनेस के सिलसिले में कपिल का राजस्थान आना जाना लगा रहता था और यह बात प्रियंका को मालूम थी, इसलिए प्रियंका को किसी तरह का शक भी नहीं हुआ। कार अभी मेन सिटी में ही थी कि अचानक माली ने प्रियंका की नाक पर किसी कपड़े से जोर से दबा दिया। इससे पहले कि प्रियंका कुछ समझ पाती, वह बेहोश हो गई। प्रियंका बेहोश ही थी और कार लगातार चल रही थी। फिर एक सुनसान जगह देखकर कपिल ने गाड़ी रोक दी और बाहर निकल गया। उसके बाद उसके दोनों नौकरों ने प्रियंका का गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी और लाश को एक बोरी में डालकर रोड के किनारे फेंक दिया और वापस वह लोग दिल्ली चले आए। दोस्तों, दिल्ली के लोअर कोर्ट में मुकदमा चला। सुनैना, कपिल और उनके दोनों नौकर को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। कपिल ने अभी तक हाई कोर्ट में अपील नहीं किया है। कभी भी अगर हमारे आसपास या हमारे घर में ही कुछ अनयूजुअल या फिर अलग लगे तो हमें इस बारे में बात जरूर करनी चाहिए। कोई भी माँ बाप हो, वह अपने बच्चों को एक हेल्दी और अच्छी लाइफस्टाइल ही देना चाहते हैं, लेकिन अगर आप अपने बच्चे को वैसी लाइफस्टाइल नहीं दे रहे हैं और आपका बच्चा फिर भी उस लाइफस्टाइल को जी रहा है, तो आपको चौकन्ना रहने की जरूरत है और अपने बच्चे से बात करने की भी जरूरत। दोस्तों, यहाँ यह कहानी तो खत्म हो जाती है, लेकिन इस कहानी के किरदारों में सबसे बड़ा कल्प्रिट कौन है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको यह कहानी और मेरी मेहनत पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर प्रेस कर लें। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई क्राइम डाइजेस्ट के साथ। तब तक अवेयर रहें, सुरक्षित रहें।